एक महिला जो खुद को कवि और स्कॉलर बताती है, लेकिन दुनिया भर में घूम घूम कर भारत को अत्याचारी, कब्जा करने वाला और अल्पसंख्यक विरोधी बताती है। अब उसका रोना है मेरा ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया गया, लेकिन ये सजा है सालों से भारत को ग्लोबली बदनाम करने की। नाम है निताशा कौल। कांग्रेस से सपोर्ट, पाकिस्तान समर्थक संगठनों से कनेक्शन और भारत के खिलाफ बोले हर मंच पर मौजूदगी। अब सरकार ने दिखा दिया है, अब्यूज इंडिया ग्लोबली एंड यू विल फेस consequences लोकली। देखिए पूरी कहानी, ये एक चेहरा नहीं, एक एजेंडा है। मित्रों, आपको याद होगा पिछले साल भी निताशा कौल पर कंट्रोवर्सी हुई थी। हमने तब निताशा के बारे में एक पूरा बैकग्राउंड चेक करके एक वीडियो बनाया था और एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन जो हालिया मुद्दा है, तो सबसे पहले निताशा कौल के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। इस ट्वीट में कौल ने एक मेल का फोटो शेयर किया है जो उन्हें शायद भारत सरकार से आया हो। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि आप दुर्भावना से प्रेरित होकर तथा तथ्यों या इतिहास की पूर्ण अवहेलना करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अनेक विरोधी लेखों, भाषणों और पत्रकारिता गतिविधियों के माध्यम से आप नियमित रूप से भारत की संप्रभुता के मामलों पर भारत और उसके संस्थानों को निशाना बनाते हैं। ये बात भारत सरकार ने लिखी है निताशा कौल के बारे में, और निताशा ने दावा किया है कि इस आधार पर उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया गया है। हालांकि निताशा का मानना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वे मोदी सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों पर कार्य करती रही हैं, और फिर उन्होंने इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का उदाहरण बता दिया। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दमन। वैसे हाल ही में ये शब्द काफ़ी मशहूर हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट के लेख से लेकर भारत विरोधी एनजीओ के वेबसाइट में इसका वर्णन मिलता है। आसान शब्दों में बताऊं तो विदेश में खालिस्तानी आतंकवादियों की मौतों से जब भारत सरकार को टारगेट करना हो, तब कुछ विदेशी सरकारों के पिट्ठू इस शब्द का जमकर प्रयोग करते हैं। तो भारत विरोधियों की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करना, ये निताशा कौल के बारे में अपने आप ही बहुत कुछ बता देता है। और अब बात करते हैं निताशा कौल की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में। 26 अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के 4 दिन बाद निताशा कौल फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत करती है। ट्विटर यूज़र सेंसे क्रैकन 0 ने ये वीडियो ट्वीट किया है। आप चाहें तो ट्विटर पर इस वीडियो को देख सकते हैं, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो कुछ सवाल आपके मन में उठेंगे। पूरे वीडियो में निताशा ने ये कहा कि भारत में लोग इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिमों को विक्टिम भी बना दिया, ये भी कह दिया कि कश्मीरियों के पास ऑटोनमी नहीं है, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान पर चू तक नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या इन्हें लगता है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी एंगल नहीं था? निताशा की बातों को सुन के ऐसा लगा ही नहीं कि कोई भारतीय नागरिक बोल रहा है। खैर, इन्हें भारतीय नागरिक भी नहीं कह सकते, ये तो ब्रिटिश है, और अब ओसीआई कार्ड भी कैंसिल हो गया है, पर फिर भी इनकी परवरिश तो भारतीय ही है। और मित्रों, निताशा कौल का जो इतिहास रहा है वो ऐसे ही बयानों से भरा पड़ा है। इनके जो कृत्य हैं उन्हें देखकर ये कहना मुश्किल है कि इनका जन्म गोरखपुर में कभी हुआ था, भारतीय माँ बाप के घर में हुआ था। 25 फरवरी 2024 लंदन से निताशा कौल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरती हैं, और थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर तूफान सा मच जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें भारत में एंट्री नहीं दी। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन्हें कॉन्फ्रेंस में बुलाया था 24 और 25 फरवरी को बेंगलुरु में, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें देश में घुसने नहीं दिया और वापस लंदन डिपोर्ट कर दिया। अब बात करते हैं उनके विचारों की। अक्टूबर 2019 अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स पर एक सुनवाई होती है। इसमें कई भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं, और निताशा कौल भी उस पैनल में शामिल थी। अपने लिखित बयान में वो कहती हैं, 1987 के चुनावों में धांधली के बाद जब आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हुआ, तभी कश्मीरी पंडितों का मास माइग्रेशन हुआ। यहाँ 2 शब्दों पर गौर करें, आर्म्ड अपराइजिंग और मास माइग्रेशन। सच ये है कि ये कोई विद्रोह नहीं था जो कश्मीर में हुआ, ये इस्लामिक कट्टरवाद का परिणाम था जिसे पाकिस्तान ने प्रायोजित किया था। और ये माइग्रेशन नहीं हुआ, ये नरसंहार था जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को या तो मारे जाने की धमकी मिली, धर्मांतरण का दबाव पड़ा, या फिर भागने पर मजबूर किया गया। मित्रों, मस्जिद से ऐलान हुआ था रालिव गालिब या चालिव। हजारों कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात अपने सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। पर निताशा को लगता है कि ये एक आर्म्ड अपराइजिंग था। कश्मीरी हिंदुओं को जो भगाया गया वो उनके लिए मास माइग्रेशन था। आप निताशा कौल की पूरी स्टेटमेंट पढ़िए।
लगता है जैसे वो कश्मीर समस्या और पंडितों के नरसंहार के लिए सिर्फ भारतीय राज्य को दोषी ठहरा रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का परिणाम था जिसे पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से हवा दी थी। मित्रों, निताशा कौल ने कश्मीर पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी एक किताब कश्मीर अ प्लेस ऑफ ब्लड एंड मेमोरी को जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने अपने सोशल मूवमेंट कोर्स में शामिल भी किया है। इसमें भारत को कश्मीर पर कब्जा करने वाले आक्रांता के तौर पर बताया गया है, जो कि पाकिस्तान और अलगाववादियों का भी ऑफिशियल नैरेटिव है। निताशा ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को नकारा, अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़ी हुई और भारत के दुश्मनों के नैरेटिव को बार बार फैलाया। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इनका कनेक्शन स्टैंड विद कश्मीर और कश्मीर सॉलिडारिटी मूवमेंट जैसी कई भारत विरोधी संस्थाओं से रहा है। बस आप गूगल कीजिए निताशा कौल स्टैंड विद कश्मीर, फिर आपको पता चलेगा कि स्टैंड विद कश्मीर के सिलेबस में भी निताशा कौल की कई किताबें सजेस्ट की गई हैं। मित्रों, 2019 में स्टैंड विद कश्मीर की स्थापना हफ्सा कंजुअल ने की थी। इस संगठन के पीछे कई विवादित चेहरे हैं, जैसे सहला आशाई, जो टोनी आशाई की बेटी हैं। टोनी आशाई पर आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगे हैं। हफ्सा कंजुअल खुद भी गुलाम नबी फाई के साथ जुड़ी रही हैं, जो कि एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था आईएसआई के एजेंट के रूप में। इसके अलावा निताशा कौल को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे मंचों पर भी बुलाया गया है। अप्रैल 2022 में निताशा कौल और उनके पति, जो एक गे राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन दोनों संस्थाओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये दोनों शामिल हुए थे। IAMC वो संस्था है जो लगातार भारत के खिलाफ लॉबिंग करती रही है और इसका नाम जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों से भी जोड़ा जाता रहा है। IAMC के साथ काम करने वाली हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक है सुनीता विश्वनाथ, जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी है। वही जॉर्ज सोरोस जिसने हाल ही में कहा था कि वो भारत में लोकतंत्र की वापसी देखना चाहता है। यही सोरोस दुनिया भर के देशों में रजीम चेंज करवाने के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, निताशा कौल जिन लोगों के साथ उठती बैठती है, उनका एजेंडा भारत के पक्ष में तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी इनके चाहने वाले बहुत से हैं। पिछले साल जब इन्हें भारत में नहीं घुसने दिया गया था, तब भी लिबरल लॉबी भड़क उठी थी, लेकिन तब भी जो मुख्य सवाल था वो बहुत कम लोगों ने पूछा था। जब निताशा कौल की विचारधारा और भारत विरोधी रुझान सबके सामने है, तो फिर कर्नाटक सरकार, जो कि कांग्रेस के शासन में है, उन्होंने क्यों इसे आमंत्रित किया? अब आपके सामने एक तथ्य रखता हूँ। साल 2000 में राजीव गांधी फाउंडेशन से ट्रैवल ग्रांट निताशा कौल को मिला था और राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। इनके ट्रस्टीज में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम जैसे बड़े कांग्रेस नेता शामिल हैं। इस फाउंडेशन पर गैर कानूनी विदेशी फंडिंग के आरोप भी लगे हैं। निताशा कौल के ऐसे कई कनेक्शन से सवाल उठते हैं। साथ में फिर कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं कि हर बार संदिग्ध लोगों से उनका ही कोई संबंध क्यों निकल आता है। एक महिला जो भारत को कब्जा करने वाला बताती है, आतंकवाद को आर्म्ड अपराइजिंग कहती है और अपने ही समुदाय के नरसंहार को माइग्रेशन बताती है, उसे भारत सरकार ने तो पहचान लिया है। अब बारी हमारी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।